6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा शहर में जैसे कोई और आम दिन था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। सुबह के करीब 7:30 पर रडार सिस्टम ने चेतावनी दी, लेकिन वहां के नागरिकों और सेना के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं थी। अक्सर ऐसा होता था और इसलिए इस बार भी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही घड़ी ने 8 बजाए, शहर की जिंदगी अपने रोज के रूटीन में लौट आई। बच्चे स्कूल के लिए यूनिफॉर्म पहन रहे थे और घरों में चूल्हे पर नाश्ते की खुशबू फैल रही थी। पुरुष अपने ऑफिस की ओर निकलने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ शांत था, बहुत ही आम और साधारण सुबह। लेकिन उसी सामान्य सी लगने वाली सुबह के पीछे एक डरावना सच छुपा था। हवा में एक अमेरिकी बम वर्षक विमान B-29 मंडरा रहा था। नाम था इनोला गे। ऊपर उड़ते इस विमान को देखकर किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। वह बस और विमानों की तरह ही लगा, मगर इस विमान के भीतर छिपा था ऐसा कुछ जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वो था लिटिल बॉय, दुनिया का पहला परमाणु बम जिसे युद्ध में इस्तेमाल किया जाना था। सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान से एक छोटा सा बेलनाकार ऑब्जेक्ट जमीन की ओर गिरा। किसी को कुछ समझने का वक्त नहीं मिला और चंद पलों में सब कुछ बदल गया। आसमान में एक जबरदस्त चमक उठी और पूरा शहर मानो आग के विशाल गोले में समा गया। तेज गर्मी और धमाके ने इंसानों को पल भर में भाप बना दिया। बहुत से लोगों की सिर्फ परछाइयां दीवारों पर छपकर रह गईं। इमारतें, सड़कें, पेड़, जो कुछ भी था सब राख में तब्दील हो गया। करीब 70 से 80 हजार जिंदगियां उसी दिन खत्म हो गईं। मासूम बच्चे, बूढ़े, नौजवान और यहाँ तक कि जानवर और पक्षी भी। जो कुछ बचा वो था खामोशी, तबाही और इतिहास की सबसे भयावह घटना का गवाह बना एक शहर। हिरोशिमा की तबाही के 3 दिन भी नहीं बीते थे। जख्म अभी ताजा थे और जापान सदमे की हालत में था। लोग समझ ही नहीं पाए थे कि उनके साथ क्या हुआ। और तभी 9 अगस्त 1945 की सुबह फिर वही डरावनी दस्तक दी गई। इस बार भी आसमान में एक अमेरिकी विमान मंडरा रहा था, लेकिन इसमें जो हथियार छुपा था वह लिटिल बॉय से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी था। नाम था फैट मैन। घड़ी ने जैसे ही 11:02 का वक्त दिखाया, नागासाकी शहर पर मौत फिर से आसमान से उतरी। एक और शहर पल भर में धूल बन गया। एक और दिन जब हजारों जिंदगियां बिना कुछ समझे, बिना कुछ कहे बस खत्म हो गईं। लेकिन यह सिर्फ 2 शहरों की कहानी नहीं थी। यह उन सभी के लिए एक चेतावनी थी जो सोचते थे कि युद्ध सिर्फ बंदूकों और सैनिकों से लड़ा जाता है। यह हमला नहीं, इंसानियत के खिलाफ दिया गया सबसे क्रूर झटका था। एक ऐसा फैसला जिसने पूरी सभ्यता को झकझोर कर रख दिया। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए? क्या ये कदम वाकई युद्ध खत्म करने के लिए उठाया गया था, या ये महज अपनी ताकत दिखाने का एक तरीका था? उस वक्त अमेरिका और जापान के बीच जबरदस्त टकराव चल रहा था। दोनों देश एक दूसरे को झुकाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन क्या परमाणु बम ही आखिरी रास्ता था, या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति थी? यही सब आज की इस कहानी में जानने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी समझेंगे कि जब बम गिरा और धुआं छंटा तो जापान ने कैसे खुद को फिर से खड़ा किया, कैसे एक तबाह हो चुके देश ने नई सोच, तकनीक और मेहनत के बल पर खुद को पूरी तरह बदल डाला। लेकिन उससे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1914। यूरोप ऊपर से शांत लग रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वहां आग सुलग रही थी। हर देश ताकत के पीछे पागल था। कोई अपने साम्राज्य को और बड़ा करना चाहता था, तो कोई अपने दुश्मनों को डराने के लिए हथियारों का अंबार लगा रहा था। ये एक ऐसी दौड़ थी जहां हर कोई खुद को अगला गब्बर समझ रहा था, ताकतवर, खतरनाक और अजय। इसी माहौल ने धीरे धीरे दुनिया को खींचकर युद्ध की आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया और हंगरी, दोनों यूरोप के पावर हाउस, जिनके दिल में यह ख्वाब पल रहा था कि एक दिन वे पूरी दुनिया पर राज करेंगे। उन्हीं के पड़ोस में था एक छोटा सा देश, सर्बिया। भले ही आकार में छोटा, लेकिन जिगर से बिल्कुल निडर। सर्बिया को ऑस्ट्रिया की दमनकारी नीतियां फूटी आंख नहीं सुहाती थीं। बात और बिगड़ी जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के नजदीकी इलाकों बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने कब्जे में ले लिया। यह सीधे सीधे सर्बिया के मुंह पर तमाचा था। और फिर आता है 28 जून 1914, वो दिन जिसने पूरी दुनिया की किस्मत की दिशा बदल दी। ऑस्ट्रिया के युवराज फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सर्बिया दौरे पर निकले थे। वो एक सामान्य सा सार्वजनिक दौरा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। भीड़ के बीच छिपा था एक युवा सर्बियाई लड़का, गैवरिलो प्रिंसिप। जैसे ही राजकुमार की गाड़ी उसके करीब आई, उसने पिस्तौल निकाली और गोली चला दी। एक पल में दोनों की जान चली गई। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग का रूप ले लिया। ऑस्ट्रिया ने तुरंत सर्बिया पर युद्ध छेड़ दिया। अब सर्बिया अकेला नहीं था। रूस, उस समय का सोवियत संघ, उसका समर्थन करने आगे आया। रूस की एंट्री देखकर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के पक्ष में मोर्चा संभाला और फिर जैसे
डोमिनोज गिरते हैं, वैसे ही बाकी देश भी इस लड़ाई में खिंचते चले गए। फ्रांस, ब्रिटेन और कई अन्य राष्ट्र। एक सीमित टकराव अब विश्व युद्ध बन चुका था। हालांकि इस पूरे बवाल में अमेरिका चुपचाप किनारे खड़ा था। उसका रवैया साफ था, तुम लोग आपस में लड़ो, हमें इससे क्या। लेकिन जैसा कहा जाता है, जब तक मुसीबत अपने घर नहीं आती तब तक कोई जागता नहीं। और अमेरिका की बारी भी जल्द ही आने वाली थी। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा था, जर्मनी ने ब्रिटेन को घेरने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया, यू बोट स्ट्रेटेजी। इस प्लान के तहत जर्मन पनडुब्बियां समुद्र के रास्तों पर निगरानी रखती थीं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जहाज में यात्री हैं या सामान, अगर वो ब्रिटेन के रास्तों से गुजरता तो उसे डुबा दिया जाता। ये पनडुब्बियां अंधाधुंध हमला करती थीं, बिना चेतावनी के। और फिर आता है 7 मई 1915। एक बड़ा और मशहूर जहाज था, RMS लुसिटानिया, जो आयरलैंड के तट के पास जर्मन यू बोट का शिकार बन गया। पलक झपकते ही वह समंदर में समा गया। इस हादसे में करीब 1198 लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इस पर भी अमेरिका ने गजब का संयम दिखाया और खुद को इस लड़ाई से बाहर ही रखा। लेकिन हर सब्र की एक हद होती है। 1917 में ब्रिटेन ने एक जर्मन गुप्त संदेश टेलीग्राम को पकड़ लिया, जिसे जर्मनी ने मेक्सिको को भेजा था। इस मैसेज में साफ कहा गया था कि अगर मेक्सिको अमेरिका से लड़ाई में जर्मनी का साथ दे तो बदले में उसे वे सारे इलाके लौटा दिए जाएंगे जो अमेरिका ने पहले उससे छीन लिए थे। जब यह खबर अमेरिका तक पहुंची तो जैसे आग में घी पड़ गया। अब अमेरिका चुप नहीं बैठा, उसके लिए यह सीधी चुनौती थी। और फिर अमेरिका भी इस भयानक युद्ध में कूद पड़ा। 4 साल तक दुनिया भर में खून खराबा चलता रहा और जब 1918 आया तब जाकर इस युद्ध की तबाही थमी। लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। जब 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। सबको लगा अब कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन हकीकत ये थी कि यह सिर्फ एक अध्याय का अंत था। असली कहानी तो अभी शुरू होनी बाकी थी। जर्मनी की हार हुई थी और इसकी सजा भी बड़ी कड़ी थी। उस पर भारी आर्थिक जुर्माने लगाए गए, इंडस्ट्री टूट गई, लोग भूखे हो गए, नौकरियां चली गईं और पूरा देश निराशा और गरीबी की गर्त में जा गिरा। इसी अंधेरे में एक चेहरा उभर कर सामने आया, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने भाषण दिया, मैं जर्मनी को फिर से ताकतवर बनाऊंगा। भीड़ ने तालियां बजाईं। लोग उसकी बातों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सत्ता की चाबी सौंप दी। पर हिटलर की सोच सिर्फ जर्मनी तक सीमित नहीं थी। उसके सपनों में पूरी दुनिया पर राज करने का जुनून था। और फिर आता है 1939। हिटलर ने पोलैंड पर हमला बोल दिया और वही पल था जब बाकी दुनिया की नींद टूट गई। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुरंत जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस तरह दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। एक और भयानक संघर्ष जो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। दूसरा विश्व युद्ध अब पूरी तरह से 2 गुटों में बढ़ चुका था। एक तरफ थे एक्सिस पावर्स, जिनमें शामिल थे 3 आक्रामक और विस्तारवादी राष्ट्र, जर्मनी, इटली और जापान। दूसरी ओर थे एलाइड पावर्स। इस खेमे में थे ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ यानी रूस और बाद में शामिल हुआ अमेरिका। हालांकि अमेरिका अब भी सीधे युद्ध में कूदने से बच रहा था। पहले विश्व युद्ध में वह पहले ही भारी नुकसान झेल चुका था और अब जनता भी शांति चाहती थी। उधर जापान एशिया में लगातार अपनी ताकत दिखा रहा था। चीन जैसे बड़े देश को भी उसने युद्ध में झुका दिया था। अमेरिका को यह सब नागवार गुजरा और उसने चीन का साथ देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसने जापान पर तेल और स्टील का प्रतिबंध भी लगा दिया और यह जापान के लिए एक तगड़ा झटका था। तेल के बिना जापानी सेना की गाड़ियों, जहाजों और विमानों की गति थम जाती और जापान यह कतई नहीं चाहता था। उधर जापान को लग रहा था कि अमेरिका अब भी थका हुआ है। उसे भरोसा था कि अगर वह अमेरिका पर एक तेज और चौंकाने वाला हमला करता है तो अमेरिका समझौते की मेज पर आ जाएगा और शायद तेल के प्रतिबंध भी हटा दिए जाएंगे। लेकिन जापान की असली चिंता तब बढ़ी जब 1940 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अमेरिका का प्रशांत बेड़ा, जो अब तक कैलिफोर्निया में था, उसे हवाई स्थित पर्ल हार्बर नेवल बेस तक आगे बढ़ा दिया गया। जापान को यह सीधा खतरा लगा। उसे साफ लगने लगा था अमेरिका अगर ऐसे कदम उठा रहा है तो वो ज्यादा दिनों तक चुप नहीं बैठेगा। और अब जापान ने वह निर्णय लिया जो इतिहास में सबसे खतरनाक और चौंकाने वाले युद्ध हमलों में से एक बन गया। जापान को लगने लगा था कि अगर कुछ बड़ा नहीं किया गया तो उसकी दहशत और पकड़ दोनों ही मिट जाएंगे। उसने अमेरिका को चौंकाने का एक ऐसा प्लान तैयार किया जो आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य रणनीतियों में गिना जाता है। पर्ल हार्बर, प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे हवाई द्वीप समूह पर स्थित अमेरिका का एक बेहद अहम नेवल बेस। यहाँ अमेरिका के युद्धपोत, सबमरीन, फाइटर जेट्स और सैकड़ों नौसेना सैनिक तैनात थे। कैलिफोर्निया से करीब 4000 किलोमीटर दूर और जापान से लगभग 6400 किलोमीटर। ये ठिकाना अमेरिका के लिए बेहद रणनीतिक था। जापान ने सोचा अगर इस अड्डे पर एक जबरदस्त हमला किया जाए तो अमेरिका को इतना नुकसान होगा कि वो युद्ध से पीछे हट जाएगा। और फिर आया 7 दिसंबर 1941
19:45 सुबह 7:55। 6 जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर से 353 विमानों का बेड़ा निकला। फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स और टॉर्पीडो विमानों ने एक के बाद एक हमला किया। हर तरफ आग, धुआं और तबाही। 2403 अमेरिकी नागरिक और सैनिक मारे गए। 1178 लोग घायल हुए। अमेरिका के 8 बड़े युद्धपोतों में से 4 समंदर में समा गए और बाकी के 4 बुरी तरह टूट चुके थे। साथ ही 300 से ज्यादा विमान तबाह हो गए। सबसे बड़ा झटका था यूएसएस एरिजोना। अकेले इस जहाज पर 1177 सैनिकों की जान चली गई। हालांकि जापान को भी नुकसान हुआ। 29 विमान गिरे और 64 सैनिक मारे गए, लेकिन नुकसान का पलड़ा अमेरिका की ओर भारी था। और फिर 8 दिसंबर 1941 अमेरिका ने औपचारिक रूप से जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब अमेरिका रुकने वाला नहीं था। उसने दूसरे विश्व युद्ध में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और इतिहास ने देखा कि ये वही मोड़ था जिसने युद्ध की दिशा पलट दी। पर्ल हार्बर पर हमला जापान की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल बन गया, क्योंकि इसने एक नींद में सो रहे शेर को जगा दिया। 1941 से लेकर 1945 तक अमेरिका और जापान के बीच कई भीषण जंगें लड़ी गईं। मिडवे की लड़ाई, ग्वाडल कैनाल की जंग, आइवो जिमा की खौफनाक लड़ाई और फिर ओकिनावा की निर्णायक टक्कर। हर बार अमेरिका ने जीत दर्ज की, लेकिन हर जीत के बाद भी जापान झुकने को तैयार नहीं था। अमेरिका लड़ते लड़ते थक चुका था। सैनिक थक चुके थे, संसाधन कम हो रहे थे और देश के भीतर भी अब युद्ध का विरोध बढ़ने लगा था। अब वक्त आ गया था उस फैसले का जो शायद इतिहास का सबसे विवादास्पद और विनाशकारी निर्णय बना, परमाणु बम। 1945 तक अमेरिका इस परम हथियार को बना चुका था और कुछ महीने पहले ही हिटलर ने खुद को गोली मारकर जर्मनी के सफर को खत्म कर दिया था। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ एक था, जापान। अमेरिका ने 2 जापानी शहरों को चुना। पहला था हिरोशिमा और दूसरा कोकुरा। इन दोनों शहरों को केवल इसलिए नहीं चुना गया कि वहां सैन्य अड्डे थे, बल्कि इसलिए भी कि इनकी घनी आबादी परमाणु प्रभाव को जांचने के लिए उपयुक्त मानी गई। दरअसल इस हमले के पीछे एक और इरादा था। जो वैज्ञानिक इस हथियार को बना रहे थे वे खुद देखना चाहते थे कि अगर यह बम एक रिहायशी इलाके पर गिराया जाए तो उसका सीधा असर क्या होगा। यह अब सिर्फ युद्ध नहीं था, यह विज्ञान, शक्ति और नीति की मिलीजुली आक्रामकता बन चुका था। अगर पूरी ईमानदारी से कहें तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम केवल युद्ध खत्म करने का रास्ता नहीं थे, बल्कि इंसानों पर किया गया एक तरह का न्यूक्लियर टेस्ट भी थे। हजारों जिंदगियां एक प्रयोग का हिस्सा बनने जा रही थीं। उस वक्त तक अमेरिका ने 3 परमाणु बम तैयार कर लिए थे। 1 लिटिल बॉय, 2 थिन मैन, 3 फैट मैन। लिटिल बॉय यूरेनियम 235 पर आधारित था। थिन मैन प्लूटोनियम का इस्तेमाल करता था और एक गन टाइप डिजाइन पर बना था। फैट मैन प्लूटोनियम 239 से तैयार किया गया था और इसमें इम्प्लोजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। दरअसल थिन मैन तकनीकी रूप से सबसे अधिक विध्वंसक हो सकता था, लेकिन इसके साथ एक गंभीर समस्या थी। यह फायर किए जाने से पहले ही ब्लास्ट कर जाता, यानी बम हवा में ही फटने की आशंका थी, जिससे उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता था। इसी वजह से उसे त्याग दिया गया और 2 और विश्वसनीय विकल्पों को चुना गया, लिटिल बॉय और फैट मैन। यह 2 बम ही थे जिनसे हिरोशिमा और नागासाकी की किस्मत तय होनी थी। लेकिन सवाल आज भी हवा में तैरता है, क्या यह युद्ध की जरूरत थी या विज्ञान की सबसे डरावनी परीक्षा। 6 अगस्त 1945 सुबह का वक्त था। आसमान में एक अमेरिकी विमान उड़ रहा था, इनोला गे, और कुछ ही देर में हिरोशिमा के ऊपर से लिटिल बॉय नाम का पहला परमाणु बम गिराया गया। एक झटके में सब कुछ राख हो गया। 70,000 से 80,000 लोग उसी पल खत्म हो गए और आने वाले वर्षों में मरने वालों की कुल संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। शहर की इमारतें, लोग, पेड़ सब बस परछाइयां बनकर रह गए। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। 9 अगस्त 1945, 3 दिन बाद, अब बारी थी कोकुरा शहर की। बॉक्सकार नाम का एक और अमेरिकी विमान उड़ान पर था, जिसमें लोड था फैटमैन, एक और परमाणु बम। लेकिन जैसे ही विमान कोकुरा के ऊपर पहुंचा, मौसम अचानक बिगड़ गया। धुंध और बादलों की वजह से लक्ष्य साफ नहीं दिखा। तभी एक और फैसला लिया गया। ऑल्टरनेट टारगेट यानी वैकल्पिक शहर चुना गया, नागासाकी, और फिर फैटमैन नागासाकी पर गिरा दिया गया। 75,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और शहर की रूह तक झुलस गई। इन 2 बमों ने सिर्फ 2 शहरों को नहीं मिटाया, इन्होंने इंसानियत के इतिहास पर वह दाग छोड़ा जो आज भी पूरी दुनिया को झकझोर देता है। अगर उस दिन कोकुरा का मौसम साफ होता, अगर बादल न होते, अगर वो शहर दिखाई दे जाता, तो शायद फैटमैन वहीं गिरता और तबाही हिरोशिमा से भी भयानक होती। लेकिन किस्मत ने कोकुरा को बचा लिया और नागासाकी को उस त्रासदी का शिकार बना दिया। ये दूसरा धमाका जापान के लिए चेतावनी नहीं, अंतिम अलार्म था। जापान की सरकार अब समझ चुकी थी, अगर अब भी हथियार नहीं डाले गए तो पूरा देश मिट सकता है। और फिर 14 अगस्त 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण की घोषणा
घोषणा कर दी। कुछ ही दिनों बाद 2 सितंबर 1945 पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी बम गिरने पर नहीं रुकी। महीनों और सालों तक वहां के लोग रेडिएशन की चपेट में रहे। कैंसर, त्वचा की बीमारियां, जन्मजात दोष और मानसिक परेशानियां पीढ़ियों तक बच्चों और परिवारों को झेलनी पड़ी। हजारों बच्चे अनाथ हो गए, परिवार बिखर गए और शहर सदमे में जिंदा रहे। इतिहास में यह भी अनोखा मोड़ था, जिसने एक देश को गिराया वहीं बाद में उसका सबसे बड़ा सहारा बना। बमों के बाद अमेरिका ने जापान की पुनर्निर्माण में मदद की। शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र में साथ दिया। और जापान, उसने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के बल पर 20 से 30 साल में दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बना ली। बमों ने जापान को तोड़ा, लेकिन उस दर्द ने ही उसे फिर खड़ा होने की जिद और ताकत भी दी। सोचिए, जिस अमेरिका ने कभी जापान को राख में बदल दिया था, आज वही अमेरिका और जापान दुनिया के सबसे करीबी दोस्त और रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। यही तो इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। कल के दुश्मन आज के सबसे मजबूत दोस्त बन गए। अगर आपको यह कहानी थोड़ी सी भी दिलचस्प लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियां लेकर आते रहेंगे जो इतिहास की धूल से निकली हैं लेकिन दिल को छू जाती हैं।